गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलरास लॉ। कल हमने डिस्कस किया था कोलरास लॉ को। क्या कहता है कोलरास लॉ? स्ट्रॉन्ग, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। क्या बताता है कोलरास लॉ कि जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसकी इक्वल होगी? इक्वल टू सम, जोड़ किसका? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड एनायन, दोनों का सम ईच मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब कहाँ पे यूजफुल है ये ला? हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और ए weak electrolyte at infinite dilution। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो काफ़ी कम होती है। इसके अलावा वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है, इवन एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। क्या क्या बताया कि एक तो जो कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो लो है, दूसरा जो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये इन्फिनिट डाइल्यूशन होने के बाद भी पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन नॉट बी calculated experimentally। क्यों? बिकॉज the conductivity of weak electrolyte is low। क्या होती है? कंडक्टिविटी लो होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। दूसरा, ये इन्फिनिट डाइल्यूशन पे भी पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है। ऑल्सो इट डज नॉट डिसोसिएट completely into ions even at infinite डाइल्यूशन। इन्फिनिट डाइल्यूशन होने के बाद भी ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटता है। तो जो कंडक्टिविटी है, जो मोलर कंडक्टिविटी है इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैलकुलेट की जाती है बाय यूजिंग दिस लॉ। द मोलर कंडक्टिविटी of such electrolyte is calculated by using this law। इस लॉ का यूज करके इनको निकाला जाता है मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर बता रहे हैं कि जो कोलरास लॉ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? हम एग्जांपल लेते हैं एक CH3COOH का। फॉर एग्जांपल द मोलर कंडक्टिविटी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आती है भाई इसके बेस पे। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा लिया हमने? CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड भी है ये। कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द molar conductivity of strong electrolyte।
कौन कौन से लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? आप लेंगे, आपको चाहिए CS3COOH, आप क्या लेंगे? सच एज, एक तो ले लो CS3COOK स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक ले लो आप इसमें SCl और KCl। एंड KCl at infinite dilution। कैसे भला? आपको किसकी चाहिए? मोलर कंडक्टिविटी CS3COOH की। ये किसके इक्वल होगी? आप निकाल लेंगे इसको। आप लेंगे मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए? लैम्डा नोट। जो आयन आपको चाहिए उनको जोड़ दो, आपको चाहिए CS3COOH। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी और इसकी कंडक्टिविटी तो जोड़ दो, ताकि यहाँ से हमारे पास क्या आए? CS3COO नेगेटिव यहाँ से आए, H पॉजिटिव यहाँ से आए। KCl को घटा दो ताकि K आयन भी कैंसिल हो जाए, Cl नेगेटिव आयन भी कैंसिल हो जाए। तो मैं लेता हूँ CS3COOK प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SCl माइनस मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? KCl, क्योंकि K भी हमें नहीं चाहिए। अगर मैं इसको देखो इसके इक्वल हुई, क्योंकि आपको ये दोनों आयन चाहिए COO नेगेटिव। अब कोलरास लॉ अप्लाई करके देखते हैं भाई सही भी है या नहीं। तो क्या कहता था कोलरास लॉ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। एनायन तो यही हो चुका है, कैटायन क्या होगा? K पॉजिटिव के लिए। प्लस इसी तरह से HCl के लिए क्या होगी? लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। अब माइनस है यहाँ, ये बात ध्यान में रखेंगे। माइनस किसके इक्वल होगी? लैम्डा नोट K पॉजिटिव माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। माइनस आएगा तो वैसे तो प्लस का आएगा, ये आप ये भी कर सकते हैं कि इसको प्लस का लिख लें। ये अपना कोलरास लॉ यहाँ पे हमने अप्लाई किया, कोलरास लॉ अप्लाई किया यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या बनेगा अपना? लैम्डा नोट CS3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट K पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा नोट K पॉजिटिव माइनस लैम्डा नोट Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव से Cl पॉजिटिव इसकी और K से K। कौन कौन से आयन बचेंगे? लैम्डा नोट CS3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव। किसकी कंडक्टिविटी है? CS3COOH की। तो इस तरह से कोलरास लॉ का यूज करके देखो, इसके लिए तो अप्लाई नहीं होगा कोलरास लॉ डायरेक्ट, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या कर देंगे? कोलरास लॉ अप्लाई कर देंगे। जो आयन हमें चाहिए उन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ देंगे, जो आयन नहीं चाहिए, जैसे ना तो K चाहिए था या ना Cl चाहिए था, तो ये इक्वेशन यूज होगी कैलकुलेशन के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी के लिए न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसके बेस पे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आगे सोल्व किया इसको। ये आपकी हुई फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ। अभी हम डिस्कस करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ कोलरास लॉ, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकेंड एप्लीकेशन है कोलरास लॉ की। क्या कैलकुलेट करेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो किसके इक्वल होती है? लैम्डा MC बाय लैम्डा M नॉट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा MC बाय लैम्डा M नोट। ये हो गया अपनी लैम्डा MC अपॉन लैम्डा M नोट। लैम्डा MC क्या है? मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कंसंट्रेशन पे, C कुछ भी हो सकती है C की वैल्यू। और लैम्डा M नोट क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। लैम्डा MC क्या है? मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C। ये कंसंट्रेशन C की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और लैम्डा M नोट मोलर कंडक्टिविटी एट
इन्फिनिट डाइल्यूशन पे। अब जो लैम्डा एम नोट की वैल्यू है, लैम्डा एम सी की वैल्यू हमें पता होती है, लैम्डा एम नोट की वैल्यू हमने निकाल ली है कोलरास लॉ का यूज करके। तो अगर ये वैल्यू हमें पता चल जाती है, ये वैल्यू तो हमें पता होती है क्योंकि कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है किसी भी कंसंट्रेशन पे। और इन्फिनिट डाइल्यूशन पे किसने बताया? कोलरास लॉ ने। तो ये वैल्यू हमें पता होती है, ये वैल्यू हम कोलरास लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। इस तरह से अल्फा की वैल्यू हमें मिल जाती है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट कैन बी easily calculated by using, किसका यूज करके? कोलरास लॉ। अब कोलरास लॉ का यूज करके हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? लैम्डा एम नोट की। इसलिए जो वैल्यू अल्फा की वो आसानी से निकाली जा सकती है। सो द value of alpha can be easily calculated। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसके लिए गुड होल्ड होगी? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। दिस इक्वेशन होल्ड गुड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो अल्फा की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? वहां पे जो डिसोसिएशन होता है इसका वो कंप्लीटली होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये एप्लीकेबल है। दिस इक्वेशन होल्ड गुड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही अल्फा की वैल्यू निकालना मुश्किल था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अपनी सेकंड एप्लीकेशन हुई। थर्ड एप्लीकेशन अपनी कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या निकालना? डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? बस हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हमने सेकंड एप्लीकेशन में निकाली है। और लेट अस कंसीडर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी। इसका डिसोसिएशन किस तरह से होगा? ए बी टूटेगा, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा बहुत टूटेगा। हम इस सी इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं 0 मान लिया। कुछ समय बाद अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी क्या बनेगी? सी 1 माइनस अल्फा। 1 मोल से हमने स्टार्ट किया था इसको, ये बनेगी। ये कब था? एट टाइम इज इक्वल टू 0 एट टी। टाइम कितना हुआ? जब टी सेकेंड, कोई भी टाइम। अब जो वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वो आसानी से निकाली जा सकती है बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमने ऊपर निकाल ली थी। द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट can be calculated by knowing the value। किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए? अल्फा की। the value of degree of dissociation alpha as calculated above, जो हम ऊपर निकाल चुके हैं, यानी कि सेकंड एप्लीकेशन में निकाल चुके हैं। अब जो के ए की वैल्यू होगी, के ए की वैल्यू यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू वो क्या होगी? ए पॉजिटिव प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट की क्या है? सी अल्फा इनटू में सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। सी क्या है? कंसंट्रेशन। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेकंड एप्लीकेशन में निकाल चुके हैं। अगर अल्फा की वैल्यू आपको पता होगी, सी आपको पता होता है, आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशंस हैं कोलरास लॉ की वो कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इसके आयन में टूटना, जब इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस या मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, टूटना ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसमें? इनटू इट्स आयंस, व्हेन electricity is passed through aqueous or molten electrolyte। एक्वस यानी पानी में घुला हुआ, मोल्टन पिघला हुआ। जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की एक्वस या मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट उसके आयंस में टूट जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट टॉपिक अपना इसी में है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी, रिडॉक्स रिएक्शन में जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि जो अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सप्लाई है, वो किस में? अब आपने पता है इलेक्ट्रिसिटी तो हम देंगे, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस और मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। दोनों सेल एक दूसरे के उल्टे हैं, ध्यान रहे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हुआ था? जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में बदल गई थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये डिफरेंस है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इट इज अ डिवाइस which is used to convert किसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी into केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलने के लिए यूज होता है? केमिकल एनर्जी में। और जो ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस जिस अपरेटस में कैरी आउट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ डिवाइस या अपरेटस इन विच, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। अब जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? इसमें एक बीकर होता है, ये अपना क्या हुआ? बीकर हुआ, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड होंगे इसमें। और जिस भी सॉल्यूशन का आपने क्या करना है? इलेक्ट्रोलिसिस करना है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसको इस अपरेटस में रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और जो इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रिसिटी तो देंगे ही हम, जो इलेक्ट्रोड अपना पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? एनोड। जबकि याद करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में एनोड नेगेटिव था, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। ये डिफरेंसेस बता रहा हूं मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। वहां पे कैथोड पॉजिटिव था।
ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल, जिसमें क्या होता है, कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड। इसमें ग्लास वेसल होते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड को रखा जाता है। द इलेक्ट्रोलाइट, वो इलेक्ट्रोलाइट हुज इलेक्ट्रोलिसिस इज टू बी कैरिड आउट, जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इज प्लेस्ड इन द ग्लास वेसल, उसको ग्लास वेसल में रखेंगे। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव पोल से जो जुड़ा होगा इज नोन एज एनोड, while the electrode connected to the negative pole of the battery is known as cathode, उसको कैथोड बोलेंगे। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एनोड की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव एनायन जाएगा, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। तो अभी हम कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल, इसमें क्या एक ग्लास वेसल है, और ग्लास वेसल में क्या कर रखा है हमने, कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड रखे हैं, कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोलाइट हुज, जिसका इलेक्ट्रोलिसिस is to be carried out, जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, is placed, उसको क्या करेंगे, रखेंगे किसमें, in the glass vessel, ग्लास वेसल में रखेंगे, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। अब जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है, the electrode connected to the positive pole of the battery is known as, क्या बोलेंगे उसको, एनोड, while, जबकि the electrode जो कनेक्ट किया नेगेटिव पोल से, इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव से तो हम लिख चुके हैं, नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी इज नॉन एज, क्या बोलेंगे उसको, कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन और एक्वा स्टेट में से, कैटायन कहाँ रीच करेंगे, कैथोड पे, एनायन कहाँ रीच करेंगे, एनोड पे। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। क्या लिखेंगे, व्हेन electricity is passed through aqueous or molten electrolyte, क्या होगा, anion move towards एनोड, एनायन कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ, वाइल कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। अब क्या करेंगे, जो एनायन है वो तो लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, एनायन नेगेटिव है, लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन एनोड पे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, कैटायन कैथोड पे जाएंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एनायन लूज इलेक्ट्रॉन, एनायन नेगेटिव होता है भाई, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड गेट न्यूट्रलाइज, कहाँ पे, एट एनोड। anion while cation
गेन इलेक्ट्रॉन। कैटायन पॉजिटिव होता दे रखा था उसने ऑलरेडी, वो एक्सेप्ट करेगा। कैटायन गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट न्यूट्रलाइज, क्या होगा वो न्यूट्रलाइज होगा कहाँ पे, गेट न्यूट्रलाइज एट कैथोड, कैथोड पे न्यूट्रलाइज होगा। इसको हम मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं भाई, ये टॉपिक भी आप अलग नेम से भी कर सकते हैं इसको। मैकेनिज्म किसका, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मैकेनिज्म भाई किस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मैं मान लो मैं यहाँ लेता हूँ ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ठीक है, कैटायन हो गया, एनायन हो गया। एनायन कहाँ मूव करेगा, एनोड पे, कैटायन कहाँ मूव करेगा, कैथोड पे। अब एनायन है ए पॉजिटिव, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। जबकि कैटायन क्या करेगा, कैटायन एक इलेक्ट्रॉन खोकर न्यूट्रल होगा। इस तरह से जो आयंस है उनके न्यूट्रल स्पीसीज में बदल गए, ए पॉजिटिव ए में बदल गया, बी नेगेटिव बी में बदल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। द कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू देयर न्यूट्रल स्पीसीज, न्यूट्रल स्पीसीज में बदलना। एक एग्जांपल लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या बहुत सारे लेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए, तो ये ध्यान से समझेंगे अभी। द कन्वर्जन सारा इसके ऊपर बेस है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, कैटायन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, एनायन कहाँ जाएगा, एनोड पे। वो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करेंगे और न्यूट्रल बन जाएंगे। द कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू देयर न्यूट्रल स्पीसीज इज नॉन एज, क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी चेंज। क्या बोलेंगे, प्राइमरी चेंज। अगर प्राइमरी चेंज के बाद भी कुछ चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी चेंज। अगर प्राइमरी चेंज के बाद भी कोई चेंज होते हैं, अब जैसे Cl मिल गया प्राइमरी चेंज से, Cl नेगेटिव से Cl तो अकेला रहता ही नहीं, वो तो Cl2 में बदलेगा, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर, किसके बाद, प्राइमरी चेंज। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर प्राइमरी चेंज undergoes some change called, क्या बोलेंगे उन चेंज को, सेकेंडरी चेंज। आज के लिए इतना ही करेंगे, हम कल एग्जाम्पल लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के 3-4, और काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।